हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी क्लासेस। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक। कल की क्लास में हमने पढ़ा किस तरीके से फर्मा के नियम के द्वारा परावर्तन व अपवर्तन के नियमों को ज्ञात किया जाता है। आज की क्लास में हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिससे हम कहते हैं अविपथी बिंदु यानी अपलेंटिक पॉइंट्स। अपलेंटिक पॉइंट्स क्या है और किस तरीके से वो हमारे ऑप्टिक्स के अंदर काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अविपथी बिंदु किन्हें कहा जाता है। देखते हैं, ये डायग्राम बनाया हुआ है हमारे पास और इसमें क्या चीज़ है, एस पी एस डैश एक अपवर्तक सतह है। इस अपवर्तक सतह जिस तरीके से हम बनाते हैं एक सेंटर, ये सर्कल और इसका ये सेंटर, इस सेंटर का कुछ हिस्सा लेते हैं जो कि हमारा क्या है, स्फेरिकल सरफेस। और इस स्फेरिकल सरफेस से इस सेंटर तक की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, रेडियस। इसी तरीके से इस स्फेरिकल सरफेस का एक सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से खींची गई इस स्फेरिकल सरफेस तक की रेडियस कितनी है, आर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब इन अविपथी बिंदुओं का मतलब क्या है, अविपथी बिंदु क्या है। देखते हैं, माना कि ये क्या है, हमारा स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस से हम कोई ऑब्जेक्ट मानते हैं, वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट से अलग अलग कोण पे हम क्या करते हैं, किरणों को आपतित करते हैं और इन किरणों को आपतित करने के बाद ये सभी किरणें जिस एक बिंदु पर मिलती है, ये सभी किरणें कहाँ मिलेगी, किसी एक पॉइंट पे मिलेगी। यानी कि ये पॉइंट जिससे अलग अलग किरणें अलग अलग कोण बना रही है, थीटा 1 हो गया, थीटा 2 हो गया, थीटा 3 हो गया, थीटा 4 हो गया, और ये मिलती कहाँ है, कन्वर्ज कहाँ होती है, कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है, ये एक लेंस है। यानी हमने पढ़े हैं कि लेंस कितने तरीके के हैं, दो तरीके के, एक तो कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस, और एक हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस जिसको हम क्या बोल देते हैं, अवतल लेंस। ये क्या काम करता है, कोई भी पॉइंट से रेज आ रही है, उन रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और ये क्या काम करता है कि जैसे हमारे पास कोई भी रेज आ रही है, उनको पीछे बढ़ाते हुए ये क्या करता है, डाइवर्स करता है, और ये लगता है कि हमें किसी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है। इट मीन्स कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम है, मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस की हमने क्या मानी है अभी तक, सिर्फ एक ही सतह है। तो ये पॉइंट्स हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्ट से आते हुए प्रतीत होते हैं और कहाँ मिलते हैं, इनफाइनाइट पे। अगर हम यहाँ अविपथी बिंदु ना लें तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये जब लेंस है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आए, अलग अलग कोण से डेविएट होए, तो इनकी इमेज भी कहाँ बननी चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स पे बननी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे अब्रेशन, यानी विपथन। और जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हर एक ऑप्टिक्स की कोई भी अगर हम लेंगे, लेंस लेंगे, मिरर लेंगे, तो उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ त्रुटि, और वो त्रुटि किस फॉर्म में होती है, या तो स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल, कोमा, ठीक है, और या फिर जिसको आप हिंदी में बोलोगे वर्ण विपथन यानी क्रोमेटिक, क्रोमेटिक अब्रेशन। तो इस डायग्राम के अंदर जहां ये बनाया गया है कि हमारी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली अलग अलग कोण से निकलने वाली इमेजेस ऑब्जेक्ट से अलग अलग पॉइंट पे क्या बनाती है,
इमेज, तो इसमें तो क्या होंगे, विपथन मौजूद होंगे। बट जब हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ऐसा कुछ ऑपरेटस हो, ऐसा कुछ युक्ति हो जिसके अंदर हमारे पास वर्ण विपथन या स्फेरिकल गोलीय विपथन या कोमा विपथन ना हो, तब क्या होगा, तब हमारे पास डायग्राम बनेगा ये वाला। और इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट से जब भी हम अलग अलग कोण पे इमेजेस बनाएंगे तो उनका निर्माण अलग अलग पॉइंट पे ना मिलते हुए हमें कहाँ मिलेगा, एक ही बिंदु पे मिलेगा। और इन ओ एंड आई पॉइंट्स को बोल देते हैं अपलेंटिक पॉइंट्स। यानी अविपथी बिंदु। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है कि हमने क्या किया कि यहां हमने देखा सबसे पहले कि दो लेंसेज हैं, दो लेंसेज किस तरीके से काम करते हैं और दोनों लेंस के अंदर क्या काम होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है, कन्वर्जिंग का, एंड कॉनकेव लेंस क्या काम करता है, डाइवर्जिंग का। ठीक है, दोनों लेंस में से हमने अभी क्या लिया है, स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस। और स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कि ये कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करने के टाइम पे अगर इस कन्वर्जिंग लेंस के ऑपरेटस के अंदर विपथन मौजूद हो तो विपथन मौजूद होने की स्थिति में इमेजेस कहाँ बनेगी, अलग अलग बिंदुओं पर। और अगर यहाँ विपथन मौजूद नहीं हो तो कौन सी इमेज बनेगी, ये वाली इमेज बनेगी जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज फिक्स्ड पॉइंट पे सिचुएटेड होंगे। और इन पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, अविपथी बिंदु या फिर अपलेंटिक पॉइंट्स। तो ये समझ में आ गया होगा कि अपलेंटिक पॉइंट्स हम किसको बोलते हैं। अब देखते हैं कि इन अपलेंटिक पॉइंट्स की हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस क्या होगी, यानी वक्रता त्रिज्या से ये कितने दूरी पर स्थित होंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमारा पॉइंट है तो ये कहीं भी बना दें, ये ओ यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया तो हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, ऐसा नहीं है। यानी कि इस कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी कितनी होगी, रेडियस, और इससे कितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट लें और कितनी दूरी पर हम इमेज लें ताकि हमें क्या मिले, अपलेंटिक पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो यहाँ इसको शुरू करते हैं। देखो किस तरीके से इसको हम देखते हैं। ये देखो इधर क्या है, हमारा स्फेरिकल सरफेस दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्फेरिकल सरफेस जिसका नाम क्या है, एस डैश पी एस डैश। तो हम क्या लिख देंगे, माना एक उत्तल परावर्तक लेंस का पृष्ठ, माना एस पी एस डैश एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र C तथा वक्रता त्रिज्या R है।
माना इस पृष्ठ पर किसी O बिंदु से किरण को आपतित किया जाता है, जो कि C से r/μ दूरी पर स्थित है। अभी हम देखेंगे कि हमने ये दूरी है वो r/μ ही क्यों ली है। ठीक है, कि हमने क्या कारण है कि इस दूरी को r/μ लिखा है। तथा अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब का निर्माण I पर प्राप्त होता है, जिसकी C से दूरी निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, क्या माना कि हमारे पास क्या है, एक अपवर्तक सतह SPS' है जिसका वक्रता केंद्र C है, वक्रता त्रिज्या R है और इस वक्रता त्रिज्या से किसी वक्रता केंद्र से O बिंदु पर, यानी ये दूरी हमारी कितनी हो गई, इस C से O तक की दूरी हो गई r/μ। ठीक है, अब इस C से r/μ दूरी पर हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, देखो कोई भी एक सेंटर है, ये सर्कल है, इस सर्कल से हम जब निकालेंगे तो इसके ऊपर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इट मीन्स कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसकी रेडियस, और ये मान लेते हैं कि हमारा एक छोटा सा क्या है पॉइंट, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, O से आपतित किरण, ये आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात इस अभिलंब से कुछ R एंगल पर अपवर्तित होती हुई AB की ओर गमन करती है, और AB की ओर गमन करने पर पीछे की ओर इस लाइन को बढ़ाने पर हमें क्या मिलता है, इमेज, जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट का एंगल थीटा और इमेज का एंगल फाई का निर्माण करती है। क्लियर है। अब हम निकालते हैं IC की दूरी। तो इस IC की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा एंगल है, यहां से हम निकालेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, और वो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, OAC। ठीक है, अब OAC हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है मैथ्स के अंदर कि एक ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल है, इसकी ये एंगल अल्फा है, ये एंगल इसका बीटा है, ये एंगल इसका गामा है, और मान लीजिए ये साइड इसकी A है, ये B है, C है। तो इस ट्रायंगल लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन इसके सामने की A बराबर साइन बीटा डिवाइडेड बाय
बी और साइन गामा डिवाइडेड बाय सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको साइड में लिख देते हैं कि क्या हमने नोट किया है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है OAC और वो किस तरीके से है, ये इस तरीके से, यहाँ O, यहाँ A और यहाँ C। ये एंगल कितना है हमारा थीटा, और ये एंगल इस अभिलंब से कितना एंगल बना रहा है I, और यहाँ हमारे पास कोई और एंगल है मान लेते हैं। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है R, इसकी डिस्टेंस हमने कितनी ली R बाय म्यू डिस्टेंस, और इस R बाय म्यू डिस्टेंस से हम क्या लगाएंगे साइन का सूत्र। तो साइन स्लो क्या बोलता है, साइन थीटा, साइन थीटा के सामने का एंगल R इज इक्वल्स टू साइन I, और साइन I के सामने का एंगल R बाय म्यू। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन I इज इक्वल्स टू R अपॉन R बाय म्यू, और साइन R बाय म्यू क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन I इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, अब एक और चीज हम देखते हैं, क्या कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ इसका अपवर्तनांक कितना है म्यू, और यहाँ क्या है हवा जिसका अपवर्तनांक कितना होता है 1। तो इक्वेशन नंबर 1 स्नेल के नियम से, बाय स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ क्या कहता है साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, यानी पहले माध्यम में जहां पे हमने क्या रखा है ऑब्जेक्ट, इस माध्यम में बट्टा साइन R, और ये क्या होता है म्यू2 बाय म्यू1, कल की क्लास में हमने देखा था। तो म्यू2 यहाँ क्या है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1, तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है म्यू1 और ये हमारा म्यू2। तो म्यू2 कितना है 1 और म्यू1 कितना है म्यू, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा साइन R डिवाइडेड बाय साइन I इज इक्वल्स टू म्यू, और यहाँ से हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन I इज इक्वल्स टू साइन R डिवाइडेड बाय साइन I, और यहाँ से थीटा साइन इज इक्वल्स टू साइन R व्हेन थीटा एंड R आर स्मॉल, then sin theta is nearly equals to theta and sin r is nearly equals to r, so theta is equals to r। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है? करो इसको जल्दी से नोट और फिर हम आगे देखते हैं इसके बाद का। कर लिया इसको नोट? चलो अब देखो क्या है हमारे पास नेक्स्ट। यहाँ तक हमने निकाल लिया, थीटा और आर का संबंध निकाल लिया, यहाँ से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया, साइंस लॉ अप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट। अब देखो एक ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, IAO, ठीक है। देखो ये I क्या लिया है हमने पॉइंट को, IOA। तो ट्रायंगल कौन सा लिया, IOA।
एंड ए। तो ये हमारे पास आ गया ओ एंड ए। ये एंगल कितना है 5, इसको बढ़ाने पे ये एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना है हमारा r माइनस आई। और r माइनस आई कैसे आया ये आप लोगों को पता होगा ना, कैसे आया, देखो आई ए सी किसके इक्वल है, बी ए एम के। तो ये टोटल एंगल कितना है हमारे पास r, और ये कितना है i, तो ये एंगल कितना हो जाएगा r माइनस आई। ठीक है, अब हमने पढ़ा है बाई ज्योमेट्री क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस r माइनस आई, और यहां से थीटा इज इक्वल्स टू, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, थर्ड, थीटा इज इक्वल्स टू r, तो 5 कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू थीटा माइनस r माइनस आई बाई इक्वेशन थर्ड, थीटा इज इक्वल्स टू r, सो 5 इज इक्वल्स टू r माइनस r प्लस आई, और यहाँ से 5 क्या आ गया i की इक्वल। ये इक्वेशन नंबर हमारी होगी 4th। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक ट्रायंगल और रह गया हमारा, और उस ट्रायंगल के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये वाला एंगल रह गया, कौन सा, आई ए सी। ठीक है, तो आई ए सी के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों वापस से हम साइंस लॉ अप्लाई करेंगे। ये ट्रायंगल कौन सा, आई ए सी, ये आई, ये सी और ये ए। यहाँ एंगल कितना है 5, यहाँ ये एंगल कितना है r। ठीक है, और इस C से A तक की दूरी हमारी कितनी है r, और नेक्स्ट हमारे पास एक और दूरी क्या है, ये हो गया हमारे पास r, ये हो गया i, और टोटल दूरी हमें ये निकालनी है। ठीक है, निकालना क्या है, i से c तक की दूरी, तो हम वापस क्या लगा देंगे, बाय साइंस लो, जया के नियम के द्वारा, जया के नियम से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 5 अपॉन ए सी और साइन r अपॉन आई सी। साइन 5 ए सी की वैल्यू r, साइन r, और आई सी हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ से आई सी निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन r डिवाइडेड बाय साइन 5, और साइन इंटू r। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, आई सी इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन है फोर्थ में क्या है, 5 इज इक्वल्स टू आई, तो यहाँ से साइन r डिवाइडेड बाय साइन आई मल्टीप्लाइड बाय r, और साइन r डिवाइडेड बाय साइन आई क्या है, ये रहा, साइन r डिवाइडेड बाय साइन आई बाय इक्वेशन सेकेंड, बाय इक्वेशन सेकेंड, साइन r डिवाइडेड बाय साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू, सो आई सी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू r, और ये हमारे क्या है, अपलेंटिक पॉइंट्स। सो ओ सी एंड आई सी will gives Atlantic distances where OC is equals to mu by r and IC is equals to mu into r. Clear?
और ये हमारा क्या हो जाता है, अपलेंटिक पॉइंट्स को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट के अंदर क्या देखेंगे कि इन अपलेंटिक पॉइंट्स से हमारा क्या काम है, यानी ये अपलेंटिक पॉइंट्स कहाँ काम आते हैं, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को हमें देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी एक एप्लीकेशन पढ़नी होगी। और वो एप्लीकेशन क्या है, ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, ये हमारे पास में ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव है। ये देखो, ठीक है, क्या है हमारे पास, ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव का ऑपरेटर्स, और जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तेल निमज्जन अभिदृश्यक। इस तेल निमज्जन अभिदृश्यक के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये है क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का मतलब हम किस से लेते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से। तो ये क्या हो सकता है, या तो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप किससे बने हुए होते हैं, लेंस से। और उनमें कौन सा लेंस काम में ले रहे हम, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की किनारों पर पतला और मध्य भाग में मोटा। और यहाँ भी हमारे पास देखो 3 लेंस है, L1, L2 एंड L3। और तीनों के अंदर साइड वाले कॉर्नर पार्ट्स क्या है, पतले हैं, और बीच वाला भाग क्या है, मोटा। यानी पहली बात कि इस ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव या तेल निमज्जन अभिदृश्यक के अंदर हम कौन सा लेंस काम में ले रहे हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा जस्ट कि अविपथी बिंदु क्या है और उनकी दूरियां क्या है। तो मान लेते हैं कि ये L1 है और इस L1 से क्या है हमारे पास, इस L1 का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं म्यू है। तो इतने ही अपवर्तनांक का कोई ऑब्जेक्ट हम इस L1 के पास रखेंगे, तो यानी ये भी क्या होगा, म्यू अपवर्तनांक का। और जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या लिया, यहाँ सीडर ऑयल यानी देवदार का तेल, और इस ऑयल को यूज करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हम यूज में ले रहे हैं तो उस माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, यानी कि हम जब देख रहे हैं तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, जिस चीज को नोटिस करना है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जहां से हम उसको नोटिस कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये क्या है, आईपीस। ठीक है, तो यहां से क्या कर रहे हैं, इसको नोटिस। और इस आईपीस के पास में यानी आंखों के पास में जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, आईपीस। यानी ये हो गया आईपीस। और जो ऑब्जेक्ट के पास में लेंस रखा जाता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में बोल देंगे अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। और ये हमारा हो गया नेत्रिका। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज बनाएगा और कहाँ दे देगा, इस नेत्रिका पे। यही काम हमारा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का है, या तो बड़ी करके दिखाना या छोटी चीज को हमें मैग्नीफाई करना। ठीक है, अब देखते हैं, यहां हमने मान लिया कि इस L1 लेंस से कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, ये इस लेंस का क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है हमारे पास, देखो इस हिस्से को हम बड़ा करके देखते हैं पहले। ठीक है, क्या है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, R होगी।
क्यों? क्योंकि ये हमारे पास लेंस है और लेंस से उस सेंटर ऑफ कर्वेचर केंद्र तक की दूरी कितनी है? r। और अभी हमने क्या पढ़ा? अविपथी बिंदु। अविपथी बिंदु का मतलब सेंटर से o दूरी पर हमारा क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ये दूरी हमारी कितनी होगी? r/μ। अब इस r/μ का मतलब क्या है कि ये लेंस यहां से ऑब्जेक्ट से किरणें गई, किरणें जाने के बाद वो कहाँ हुई? थोड़ी डाइवर्ट हो गई, और डाइवर्ट होने के बाद में कहाँ उसने इमेज बनाई अपनी? I1 पॉइंट पर। और I1 पॉइंट पर इमेज बनाने का मतलब क्या है कि उसने अपनी दूरी C से I1 की कितनी बना ली? μ × r। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे तो हमारे पास लेंस कौन सा है? L2। L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम क्या करेगा? I1। तो यहां से इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये हमारी रेज गई, रेज जाने के बाद क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से इमेज कहां बन गई? इसने इमेज कहां बनाई? I2 पे। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर L1। ये क्या है हमारे पास में? ऑब्जेक्ट तो किसके लिए है? L2 के लिए। तो ऑब्जेक्ट फॉर L2 और साथ में क्या है? इमेज फॉर L1 लेंस। और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट फॉर L3 लेंस, एंड जिसके लिए ये ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या बन जाएगी? इमेज। तो इमेज फॉर L2 लेंस। ये L1 L2 क्या है हमारे पास? लेंस है। क्लियर है? अब हमने क्या किया? ये हमारा L2 लेंस, इस L2 लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, यानी इसने अपवर्तनांक के बाद क्या किया? उसको इमेज को बनाया, और वो इमेज कहाँ बनी? I2 के ऊपर। और I2 पे इमेज बनने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास लास्ट फाइनल पॉइंट्स। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे अगर लेंस होते तो आगे और इमेज बन जाती। अगर हम इसके बाद L3 यूज करें, L3 इमेज कहाँ बनाएगा? ये हमारा L2 लेंस, और इसके लिए इमेज कहाँ बनेगी हमारे पास? नेक्स्ट आगे और चला जाएगा और फिर ये इमेज का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? एप्लीकेशन ऑफ अपलेंटिक पॉइंट्स। अब इसको हमें करना है नोट। तो इसको नोट करने के लिए हम क्या, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? अविपथी बिंदु के अनुप्रयोग के अंदर इसको नोट करेंगे। आप हिंदी वाले हिंदी मीडियम में नोट कर लो, इंग्लिश वाले मैं बोल देती हूँ इसको, तो आप वैसे नोट कर लेंगे। क्या है? तेल निमज्जन अभिदर्शक में उच्च शक्ति के सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक संयुक्त लेंसों का निर्माण किया जाता है। मतलब ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव के अंदर आप नोट कर लो, इन ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप is used and we used multiple objective lenses in this application and using various object and image position we get a final image which is free from all type of aberration, all type of
अब्रेशन, ब्रैकेट में लिख लो लिखना चाहो तो, स्फेरिकल, कोमा एंड क्रोमेटिक अब्रेशन। नेक्स्ट लिखो, इन दिस ऑब्जेक्टिव a convex half semi-spherical lens L1 is used and L1 is used and the cedar oil of mu refractive index is placed in between cover slide and plane surface of L1 lens. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, नाउ ए ऑब्जेक्ट O is adjusted such that their distance from center of curvature will equal to r by mu, so that we can get aberration free image at I1 point having distance mu r with center of curvature. Now next line में लिखो, now I1 point will be considered as object for L2 lens and the image formed by I1 will be at I2 and in this way finally using L3 lens we get an image which is free from all the types of aberration, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो इमेज कितने एंगल से बन रही है। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले इसको देखते हैं। ये हमारा क्या था, डायग्राम, और इस डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इससे लेंस जा रही है, यहाँ से इसकी इमेज बन रही है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। सपोज करते हैं कि इसका एंगल मैं बना देती हूँ, ये बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। इस एंगल को मान लिया हमने कितना, θ1, और इस एंगल को मान लिया हमने θ2। तो हमारे पास में इन रिलेशंस के साथ में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में क्या हमारे पास रिलेशन आता है वो हमें इसमें नोट करना है साथ में। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, देखो ये रहा, ठीक है, ये हमारा क्या है,
ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका इमेज पॉइंट, और ये हमारे पास लेंस कौन सा है, L1। इस L1 लेंस से हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, वो उसकी इमेज क्या थी, इतना था। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, इसका भी म्यू था और इसका भी म्यू था। यहाँ से हमारे पास C पॉइंट, और C पॉइंट से इसकी रेडियस कितनी है, R। अब हम क्या निकाल लेंगे, tan θ1 एंड tan θ2, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल CAO, और वहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, tan θ1 इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय CO, और tan θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, AC हमारे पास कितना है, R, और CO कितना है, R बाय म्यू। इट मीन्स tan θ1 इज इक्वल्स टू म्यू, एंड θ1 यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू। दूसरा हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, I1CA, और इसके अंदर tan θ2 फिर से AC डिवाइडेड बाय IC, और tan θ2 AC कितना है, R, और यहाँ क्या है, म्यू आर। तो tan θ2 कितना हो गया, 1/म्यू, और θ2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/म्यू। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिलेशन। अब हमने देखना है क्या, कि हमने इस OC की वैल्यू और IC की वैल्यू म्यू बाय आर और R बाय म्यू और म्यू आर क्यों रखी। तो हमने इसलिए रखी ताकि हमारे पास में अगर हम tan θ का एंगल लेते तो यहाँ से हमारे पास क्या आते, इनके अब्रेशंस आते, और जो हमारे पास IC की वैल्यू आती है, अगर हम OC की वैल्यू ये नहीं लेते, R बाय म्यू, ठीक है, तो हमारे पास IC के अंदर कुछ थीटा की टर्म्स आती, और थीटा की टर्म्स आने का मतलब क्या है कि हमारे पास में उसमें क्या प्रेजेंट है, अब्रेशन प्रेजेंट है, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट पे हमारी इमेज नहीं बनेगी। और इमेज नहीं बनने का मतलब क्या था, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो हमारे पास क्या है, अब्रेशन से साथ में है, ठीक है। यहाँ तक की क्लास हमने देखी कि आज की क्लास में क्या देखा, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अपलेंटिक पॉइंट्स क्या होते हैं, उन अपलेंटिक पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होती है, और उस अपलेंटिक पॉइंट्स का यूज क्या है।